पिछले कुछ दिनों से यूएसए के लॉस एंजलिस क्षेत्र के जंगलों में आग लगी हुई है और वो लगातार फैलती जा रही है। और इसके वजह से लगभग 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है। लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र जल के नष्ट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि वहां पर ये जो आग लगी है इसके क्या कारण है, इसके प्राकृतिक कारण क्या है, मानव जनित कारण क्या है। देखो, इसके 3 प्रमुख कारण बताए गए। पहला, कि यहां पर पिछले कुछ समय से सूखे की स्थिति है। इस बार वर्षा की मात्रा कम हुई है। देखेंगे कि क्या कारण है यहाँ। दूसरा कारण बताया सेंटा आना विंड। यहां पर एक विशेष प्रकार की पवन प्रवाहित होती है जिसकी वजह से यहां पर जंगलों में आग लग रही है। तीसरा कारण क्लाइमेट चेंज को बताया गया। लेकिन अगर हम इन कारणों को देखें तो इनको समझने से पहले हमें यहां की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए कि यहां की जलवायु कैसी है, सेंटा आना विंड कैसे प्रवाहित होती है, एडियाबेटिक हीटिंग क्या है, इस क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण कैसे हो रहा है। तो उन सबको समझने के लिए हमें इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, यहां के उच्चावचों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखनी होगी इसकी अवस्थिति, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये डायग्राम है, इससे इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सब कारणों को जब सम्मिलित रूप से देखेंगे तो इस डायग्राम पर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो अगर मैं बात करूं लॉस एंजलिस क्षेत्र की, तो वो पड़ता कहां है, सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा। तो अगर मैं यहां देखूं इस मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है और ये येलो कलर में यूएसए है। और इसके ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। देखो, ये दक्षिणी भाग है और ये इसका पश्चिमी भाग है और यहां पर है लॉस एंजलिस। और ये कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है। देखो, ये पूरा का पूरा कैलिफोर्निया है, ये इस क्षेत्र, ये वाला। और इसके भी देखो, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है, दक्षिणी भाग में, और इसका ये वेस्टर्न पार्ट है लॉस एंजलिस। और इसके नीचे यहां पर आपको सैन डियागो शहर एक और दिखेगा। और ऊपर आपको देखो एक और 2 सिटी हैं, सैन जोस है और सैन फ्रांसिस्को है। तो ये तो यहां पर जो सिटीज है इसके आसपास, उनको ध्यान में रखना, इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है एग्जाम। और ये पूरा का पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, तो ये रहा यूएसए और यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। पहले तो इसकी लोकेशन हमें पता हो। दूसरा भाग, यहाँ की टोपोग्राफी क्या है, यहाँ के कौन कौन से यहाँ पर उच्चावच है, पर्वत क्या है, यहाँ पर घाटियां कौन सी। तो अलग से भी डायग्राम देखेंगे, लेकिन इस मैप पर देखें पहले। तो अगर इस मैप पर देखें तो हमारा लॉस एंजलिस इस क्षेत्र में यहां पड़ता है। और अगर देखें तो यहां पर ये जो माउंटेन है, ये जो आपको तट के पास नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं कोस्ट माउंटेन या कोस्टल माउंटेन, तटीय पर्वत श्रृंखला। तट के पास है तो ये कोस्टल रेंज है। इसके बाद देखो यहां पर आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेंट्रल वैली। यहां पर 2 नदियां प्रवाहित होती हैं जिनका नाम है सैक्रामेंटो एंड सैन जैक्विन रिवर। तो ये दोनों के बीच ये घाटी है यहां पर। और इसके बाद यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आपको नजर आ रही है, इसका नाम है सियारा नेवादा। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा यहां, अगर आप इस पैसिफिक ओशन, ये आपका प्रशांत महासागर है। तो पैसिफिक ओशन से अगर अंदर की ओर जाओगे तो सबसे पहले तटीय मैदान आएंगे, जैसे भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो यहां पर सबसे पहले कोस्टल प्लेन आएंगे, उसके बाद आपको ये कोस्टल रेंज नजर आएगी। उसके बाद आप जाओगे तो आपको एक सेंट्रल वैली नजर आएगी, एक घाटी है। इसके बाद सियारा नेवादा नजर आएगा। और इस सियारा नेवादा से आप अगर आगे जाओगे तो यहां पर आपको नजर आता है ग्रेट बेसिन। और देखो यहां पर सियारा नेवादा है और इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको रॉकी माउंटेन नजर आएगा। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, यहां पर कई पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, इसीलिए इसको रॉकी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। तो यहां पर कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं, तो पहली हमने देखी कोस्टल रेंज, दूसरी हमने देखी सियारा नेवादा, फिर यहां पर ग्रेट बेसिन, और फिर यहां पर इधर आएगा आपका रॉकी। और इन रॉकी और सियारा नेवादा के बीच में है आपका ग्रेट बेसिन। तो ये तो यहाँ की जो आपको टोपोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि यहाँ किस तरह से सेंटा आना विंड प्रवाहित होती। तो एक बात तो ये क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कारणों की तरफ। अगर मैं इस मैप में दिखाऊं, देखो यहां पर ये रहा ग्रेट बेसिन इस जगह पर। अब बात करते हैं यहां पर, देखो हो क्या रहा है यहां पर। देखो, पहला कारण मैंने आपको बताया कि इस साल यहां पर सूखे की स्थिति है। तो जो ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, ये जो आपका
लॉस एंजलिस का क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है यहाँ। और इसकी विशेषता ये है कि यहां पर गर्मियों में बरसात नहीं होती, यहां सर्दियों में वर्षा होती है। अर्थात समर जो रहती है वो ड्राई होती है, हॉट एंड ड्राई रहती है। और शीतकाल में यहां पर वर्षा होती है वेस्टर्ली विंड से, पछुआ पवनों से। लेकिन इस बार यहां पर वर्षा नहीं हुई। गर्मियां तो सूखी थी, गर्मियों में तो वर्षा हुई नहीं, लेकिन सर्दियों में भी इस बार वर्षा नहीं हुई। अभी तक बहुत कम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से यहां पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि यहां पर एक विशेष प्रकार की वेजिटेशन मिलती है, जिसे हम चैपेरेल बोलते हैं। ये एक झाड़ियां होती है एक तरह की, और ये शुष्क परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलित होती हैं। चैपेरेल, यहां पर ये 7 से 8 फीट ऊंची झाड़ियां हैं। इनकी पत्तियां मोटी होती हैं, कठोर होती हैं, ताकि इस तरह की ये शुष्क परिस्थितियों को सहन कर सके। अब हुआ क्या कि पिछले 2 साल अच्छी बरसात हुई थी। तो जब 2 साल अच्छी बरसात हुई तो इन झाड़ियों की ग्रोथ अच्छी हुई, तो मतलब ये फैल गई पूरे इलाके में, इन झाड़ियों का विकास हो गया। लेकिन इस साल अब गर्मी में भी बरसात नहीं हुई और सर्दी में भी बरसात नहीं हुई, तो ये सारी झाड़ियां सूख गई, उनको साफ नहीं किया गया। तो जब यहां पर वर्षा कम हुई, सूखे की स्थिति हुई, तो ये झाड़ियां जब सूख गई तो उन्होंने मटेरियल तो प्रोवाइड करा दिया आग लगने के लिए। अब चिंगारी की जरूरत थी, मतलब आग लगने के लिए मटेरियल ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, क्योंकि वर्षा हुई नहीं, सूखे की स्थितियां थी, झाड़ियां सूख चुकी थी, वेजिटेशन पर्याप्त मात्रा में वहां थी। अब चाहिए थी चिंगारी। अब उसमें रोल प्ले करती है सेंटा एना विंड। अब सेंटा एना विंड कैसी होती है? देखो ये कैसे प्रभावित होती है। इसमें है ग्रेट बेसिन का रोल, जो मैंने अभी आपको बताया। ग्रेट बेसिन पड़ता है, अभी मैंने बताया था, सियारा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में। तो देखो यहां पर आपको ये माउंटेन चेन जो नजर आ रही है, ये है सियारा नेवादा। तो यहां सियारा नेवादा है, तो इसके इस साइड में आपको नजर आएगा ग्रेट बेसिन। इसके इस साइड में, यहां अगर मैं इसको मार्क कर दूं, तो ये यहां पर बनेगा आपका ग्रेट बेसिन, और यहां पर इस तरह से आपको नजर आएगा रॉकी। तो ये जो ग्रेट बेसिन था, यहां पर इस जगह पर हाई प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ, उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। लेकिन उच्च वायु दाब का निर्माण क्यों हुआ? देखो अब विंटर की स्थितियां हैं, सर्दियां हैं, तो सर्दियों में ये जो यहां पर देखो ओशन है, तो ये सागरों से दूर का क्षेत्र है ग्रेट बेसिन। तो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होने के लिए वजह से ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर बिल्ट हो गया। देखो ये लिखा एच, एच का मतलब यहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया। तो हाई प्रेशर डेवलप जब हो जाता है, तो वहां से पवनें बाहर की ओर प्रवाहित होती। तो एक कारण तो कि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया। दूसरा दूसरा रोल यहां पर है जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम का यहां पर रिज का फॉर्मेशन होता है, तो जेट स्ट्रीम की वजह से भी यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। तो एक तो टेम्परेचर, और दूसरा यहां पर जेट स्ट्रीम के रिज की वजह से यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। इन दोनों की वजह से यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं, तो हाई प्रेशर के क्षेत्र में हवाएं नीचे सिंक करती हैं, नीचे बैठती हैं। इस तरह से हवाएं नीचे बैठेंगी और हाई प्रेशर का निर्माण करेंगी, और इस हाई प्रेशर से बाहर की ओर हवाएं प्रवाहित होना स्टार्ट करती हैं। तो हाई प्रेशर जोन से हवाएं यूं नीचे सिंक करेंगी और बाहर की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। और यही इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। देखो ये हाई प्रेशर सिस्टम विकसित हुआ, और इससे हवाएं देखो बाहर की ओर प्रवाहित होने लगी। और इस हाई प्रेशर में हवाएं क्लॉकवाइज फ्लो करती हैं, घड़ी की दिशा में फ्लो करती हैं, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है। तो ये देखो यहां पर हवाएं यहां से क्या करी, बाहर की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हुई। तो ग्रेट बेसिन में जो हाई प्रेशर था, वहां से हवाएं अब बाहर की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई। और जब ये स्टार्ट हुई, तो देखो यहां पर ग्रेट बेसिन है, तो जब यहां से पवनें बाहर की ओर निकली, तो ये यहां पर इनका आरोहण हुआ। और जब इन्होंने इस सियरा नेवादा से यूं नीचे की ओर बैठने लगी, इसको क्रॉस करने लगी, तो यहां पर इनका कंप्रेशन हुआ, संपीड़न हुआ। और संपीड़न की वजह से इनमें एडियाबेटिक हीटिंग हुई, इनका तापमान बढ़ना शुरू हो गया।
तो ये जब सियरा नेवादा को क्रॉस किया तो एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से इनका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया और फिर ये आ गई सेंट्रल वैली में। देखो ये लिखा सेंट्रल वैली, यहां पर सियरा नेवादा और ये रहा सेंट्रल वैली, इसीलिए मैंने वो डायग्राम पहले दिखाया था आपको। तो सियरा नेवादा फिर ये सेंट्रल वैली में हुई तो ये गर्म हो गई और फिर से इन्होंने क्या किया, इस कोस्टल रेंज पर फिर से इनका आरोहण हुआ, इसके ऊपर उठी और फिर जब ये ऐसे नीचे सब्सिडाइज की तो यहां पर फिर से कंप्रेशन हुआ, एडियाबेटिक हीटिंग हुई, इनका तापमान और बढ़ा। और यहां पर इस तटीय क्षेत्र में यहां पर है आपका लॉस एंजलिस, जहां पर आग लगने की हमने घटना देखी है। तो ये जो सेंटा आना विंड्स हैं ये इस ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर की वजह से प्रवाहित होती हैं। तो ये जो पवनें चल रही हैं इनको बोला गया है सेंटा आना विंड और इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये क्या है, ये जब भी ये नीचे बैठती हैं सब्सिडाइज होती हैं, एडियाबेटिक हीटिंग होती है, इनका तापमान और बढ़ जाता है, ये और शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और फिर दूसरा जब ये कोस्टल रेंज से नीचे उतरी तब फिर इनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ड्राई है। और तीसरा इनकी स्पीड बहुत है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि इन पर्वतों के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, जब उन घाटियों में से ये प्रवाहित होती हैं, उन कैनियन में से निकलती हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये शुष्क है, इनका तापमान बहुत ज्यादा है। और यहां पर जब वो पहुंची इस क्षेत्र में तो यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मटेरियल तो अवेलेबल है लगने, आग लगने के लिए, झाड़ियां हैं वो सूख चुकी हैं, पेड़ हैं छोटे छोटे वो सूख चुके हैं। और जब ये पवनें यहां आएंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा और फ्रिक्शन की वजह से आग लग सकती है। तो ये तो इसका प्राकृतिक कारण है कि ये सेंटा आना विंड्स आई, इन्होंने यहां पर शुष्कता की स्थितियों को और बढ़ा दिया और जो पहले से यहां पर शुष्कता की स्थिति थी उनमें आग लगने को इन्होंने प्रेरित किया, इन्होंने एक तरह से चिंगारी लगाने का काम किया। लेकिन और इसमें क्या कारण हुआ, तो ये जो अब यहां, ये तो इसका प्राकृतिक कारण है, अगर यहां पर आग लगती, अगर उसका पूरी तरह से प्राकृतिक कारण कोई होता तो ये वो यही होता, लेकिन इसमें कुछ मानव जनित कारण भी हैं। तो पहला तो हमें प्राकृतिक कारणों के बारे में पता होना। लेकिन अभी मैंने एक बात और आपको बताई थी कि यहां पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती, सर्दियों में वर्षा होती है, उसका क्या कारण है। तो अगर मैं उसके कारण की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा आपका क्षेत्र है, ये लॉस एंजलिस का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर जो सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। तो पछुआ पवनों में प्रभाव की वजह से यहां पर वर्षा होती है सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में जो ग्रीष्म ऋतु होती है तब ये ट्रेड विंड के प्रभाव में रहता है, तो ट्रेड विंड इस तरह से प्रवाहित होती है। तो जब सर्दियां होती हैं तो ये पवनें यहां पर वर्षा कर देती हैं इस क्षेत्र में, लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो ये पवन प्रवाहित नहीं होती। देखो यहां से ये पवनें जाएंगी तो ये पैसिफिक ओशन से मॉइस्चर को यहां ले जाएंगी, वर्षा कर देंगी। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ट्रेड विंड जो प्रवाहित होती है वो इधर से आती है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते मॉइस्चर खत्म हो जाता है। इसलिए यहां पर ग्रीष्म ऋतु में या समर्स में रेनफॉल नहीं होता, लेकिन विंटर्स में रेनफॉल होता है। लेकिन अब समर्स में जब रेनफॉल नहीं होगा तो शुष्कता की स्थिति बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है यहां। तो गर्मियों में सामान्य रूप से यहां आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गर्मियां जब होती हैं तो शुष्कता की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर आमतौर पर गर्मियों में वाइल्ड फायर की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं मिलती हैं। तो इस बार अपवाद था। का रीजन, एक तो गर्मियों में बरसात नहीं हुई और सर्दियों में भी नहीं हुई, और जिससे वहां शुष्कता और बढ़ गई, झाड़ियां वगैरह थी वो सब सूख गई। और दूसरा काम किया सेंटा एना विंड ने। तो ये दोनों फैक्टर थे यहां पर इस बार। तो दो कारण तो हमने देख लिए। तीसरा कारण जो है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, देखो जलवायु परिवर्तन के कारण एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, इवेपोरेशन होगा। इसके अलावा जो पादप होंगे, जो पौधे होंगे, उनके अंदर भी तो मॉइस्चर कम होगा, वो भी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेंगे, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा उनमें, तो उनमें भी मॉइस्चर कम होगा और वो उनमें शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, ये जो वर्षा के वितरण में जो चेंज हो रहा है, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में या उसके पैटर्न में जो चेंज हो रहा है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज का रोल है। यहां पर विंटर्स में रेनफॉल होनी थी लेकिन इस बार नहीं हुई।
तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो शुष्कता को बढ़ा रही है, और दूसरा यहां पर जो रेनफॉल के पैटर्न में चेंज हो रहा है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो पहला कारण तो हमने देखा कि यहां पर पिछले 2 साल अच्छी बरसात हुई, जिसकी वजह से यहां पर प्लांट ग्रोथ अच्छी थी। यहां पर एक विशेष प्रकार की वेजिटेशन मैंने आपको बताया जिसे हम चैपेरेल कहते हैं, कठोर पत्तियों वाली होती है, कद इनका छोटा, यहां प्लांट ओक जैसे वृक्ष मिलते हैं यहां पर। इसके साथ साथ यहां पर जो ये जो झाड़ियां हैं ये सूख गई, क्योंकि उसके बाद बरसात नहीं हुई, ना तो गर्मियों में हुई ना सर्दियों में हुई, शुष्कता बढ़ गई, ड्रॉट की कंडीशन हो गई। तो मटेरियल अवेलेबल था, मटेरियल में आग लगाने का काम कौन करेगा? सेंटा एना विंड्स। वो ग्रेट बेसिन से वहां पर हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से बाहर की ओर प्रवाहित करती हैं और वहां पर एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस से गर्म हो जाती हैं। इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और इनमें शुष्कता भी होती है, तो इन्होंने इसमें चिंगारी लगाने का काम करती हैं, या ये जो वेजिटेशन थी इसको और ड्राई कर देती हैं। और तीसरा रोल प्ले किया क्लाइमेट चेंज ने, जिन्होंने मॉइस्चर को कम कर दिया, जिससे ये वेजिटेशन है वो और ड्राई हो गई। तो ये 3 कारण यहां पर नेचुरल हम कह सकते हैं। अब आते हैं मानव जनित कारणों पर। अब मानव जनित कारण जो मेन है उसमें क्या है कि यहां पर हमने बहुत सारे क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया है प्राकृतिक क्षेत्रों में। यहां पर हम विभिन्न प्रकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, ये सब भी कारण है वाइल्ड फायर के। लेकिन इस क्षेत्र में जो आग लगी है उसका क्या कारण है? यहां पर बिजली की लाइंस हैं, पावर लाइंस जिन्हें हम कहते हैं। तो ये जो सेंटा है ना, विंड्स आई थी, इनकी स्पीड मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। अब इसकी वजह से इनमें क्या हुआ, ये जो वायर्स थे आपस में टकराई होंगी और उनमें स्पार्क हुआ होगा, और उसकी वजह से यहां पर आग लग गई। दोबारा देखें, ये सेंटा एना विंड्स आई तो ये जो पावर लाइंस थी ये इसकी स्पीड की वजह से आपस में टकरा गई और उससे आग लग गई। और एक बार जब आग लग गई तो ये सेंटा एना विंड जिनकी स्पीड इतनी थी, तो इन्होंने क्या किया, इसको आसपास के क्षेत्र में फैला दिया। उसके बाद उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन विंड की स्पीड बहुत थी, मटेरियल ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल था, सब कुछ सूखा हुआ था। उसके बाद वो आग क्या करती गई, फैलती चली गई, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा उनकी खुद की भी वहां पर इतनी तैयारी नहीं थी कि इस आग को काबू कैसे पाया जाए। सुनने में आ रहा है कि जहां पर इनका रिजर्वायर था पानी का वो भी सूखा हुआ था, तो वहां पर उनकी तैयारी भी अच्छी नहीं थी। और दूसरा मानव जनित कारण तो है ही है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, उसकी वजह से भी आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो यहां पर इन पावर लाइंस को एक कारण माना जा रहा है। दूसरा इस सेंटा है ना विंड को बारे, वो तो ड्राई थी, उसने फिर इसको फैलाने का काम किया। और पूरा का पूरा मैंने बताया मटेरियल जो जो सामग्री थी वो तो पहले से ही तैयार थी, चिंगारी चाहिए थी, और वो काम इस पावर लाइन ने किया और बचा कुचा काम सेंटा एना विंड ने कर। अब वो लगातार फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, उसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, इसका कारण था जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। और देखो यहां पर ये डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको, देखो ये ग्रेट बेसिन का क्षेत्र है, यहां पर हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर से बाहर की ओर ये एंटाइना विंड्स प्रवाहित हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर ये आग फैलती जा रही है। तो ये इसका क्या था, मेन कारण था जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके प्रभाव हैं, प्रभाव में क्या होगा, बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा, ये सारे इसके क्या है प्रभाव। लोगों की हेल्थ में, उसकी गुणवत्ता में या हेल्थ की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसके क्या होंगे प्रभाव। तो इसको जो बचा हुआ पार्ट है वो हम डीएम में देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इस तरह जो वाइल्ड फायर होती है उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट, तो उसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका डीएम कैसे किया, कारण आपको पता लग गए।